गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित के पाठ्यक्रम की दूसरी प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, जिसे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है, उस समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या में ज़रूरी नहीं कि हमारे पास में परिमेय और अपरिमेय संख्या ही रहे, उसमें हम पूर्ण संख्या भी हो सकती है, हमारी प्राकृत संख्या भी हो सकती है, और सभी प्रकार के पूर्णांक भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है 5/3, 0.63, √3, 0, 1, -1, -2 इत्यादि। अब बात आती है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q का मतलब हो गया अंश बटे हर, यानी भिन्न के रूप में, जहाँ पे हमारे पास में हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होना चाहिए? शांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि नहीं एक दशमलव के बाद में 1 या 2 अक्षर के बाद में भाग जाना रुक जाए, यानी शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या कहलाती है हमारी परिमेय संख्या। जैसे 2/5, 2 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 0.4। ऐसे ही दिखा रखा है 0.63। एक निश्चित संख्या के बाद में शेषफल 0 आ गया, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? हमारे पास में परिमेय संख्या। फिर है अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय और परिमेय संख्या एक ही है, लेकिन परिमेय संख्या में जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है, और यहाँ पे जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है? अशांत होता है। जैसे कि 1/3 है, अब 1 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? 0.3333 भाग आगे से आगे जाता ही जाएगा। फिर है 0.12 बार, यानी 1 और 2 के ऊपर, यानी कि एक लाइन बनाई हुई, इसका मतलब कि 1 और 2 का क्या हो रहा है? यहाँ पे पुनरावर्तन हो रहा है। फिर है पूर्ण संख्या, जो 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या होती है, उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर है प्राकृत संख्या, जो संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, वो कहलाती है हमारी प्राकृत संख्या। पूर्णांक, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जिस समूह के अंदर रखा गया, वो क्या कहलाता है? हमारा पूर्णांक कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे -3 है, -5 है, 0 है, 2 है, 8 है इत्यादि। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, एक गणितज्ञ थे यूक्लिड, जिन्होंने भाग विधि के द्वारा, यानी विभाजन की प्रक्रिया पे एक उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वो ही सिद्धांत कहलाता हमारे पास है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको उन्होंने लिखा A = BQ + R, जहाँ पे A, B, Q और R सभी के हमारे पास में पूर्णांक है। A है हमारे पास में भाज्य, B है भाजक, Q है भागफल और R है शेषफल। अब यहाँ पे हमारे पास में जैसे उदाहरण दिया गया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, वो 3Q या 3Q + 1 या 3Q + 2 के रूप में होता है। अब हमने सबसे पहले मान लिया कि धनात्मक पूर्णांक है A। अब B का मान यहाँ पे 3 दे रखा है, नहीं भाजक जिस संख्या का भाग दे रहे हैं, तो वो है हमारे पास में 3। अब शेषफल में हमारे पास में 0 भी है, 1 भी है, 2 है। इसका मतलब शेषफल को लिखते हैं हम R से। तो R क्या है? 0 के बराबर हो सकता है या 0 हो सकता है, लेकिन 3 के बराबर नहीं हो सकता, 3 से छोटा ही होगा। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं A = 3Q + 0, A = 3Q + 1 और A = 3Q + 2। इसका मतलब हो गया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक उसको 3Q + 1 और 3Q + 2 के रूप में लिख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट एग्जाम्पल कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वह हमारे पास है 3m + 1 और 3m + 2 के रूप में होता है, जहाँ पे m हमारे पास क्या वही पूर्णांक है। अब ऊपर हमने उदाहरण में देखा था कि धनात्मक पूर्णांक क्या था हमारा? A = 3Q, A = 3Q + 1 और A = 3Q + 2। सबसे पहले हम संख्या लेते हैं A = 3Q, इसका हम वर्ग करते हैं। वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का करेंगे, तो 1 का वर्ग किया तो A², और इधर 3Q का वर्ग तो 3Q का होल स्क्वायर। अब कई बार क्या करते हैं हम कोष्टक नहीं लगाते, 3Q
और उसी के ऊपर हम वर्ग का चिन्ह लगा देते हैं, घात 2 लिख देते हैं। उसका मतलब होता है कि सिर्फ q का ही वर्ग होना, दोनों संख्याओं का वर्ग नहीं होना। लेकिन कोष्टक लगा के लिखते हैं तो इसका मतलब कोष्टक में जितनी भी संख्या होती है उन सभी संख्याओं का वर्ग होना। तो यहाँ पे आ गया a² बराबर 9q²। अब 9 के हमने गुणनखंड किए तो गुणनखंड आ गया हमारे पास में 3 गुणा 3 और q² वैसे वैसे है ही। अब जो आगे वाला 3q² है इसको हमने m मान लिया, तो 3 को m 3q² की जगह m लिखा तो कितना हो गया 3m, तो a² बराबर क्या आ गया 3m। इसी प्रकार से हमने 3q + 1 ले लिया, उसका वर्ग किया तो उसका वर्ग करने पे आ गया हमारे पास 9q² + 6q + 1, वही 9 के गुणनखंड करके लिख दिए। यहाँ पे हमने 3q² और प्लस 6q को m मान लिया, तो 3 गुणा m लिखेंगे यहाँ पे और प्लस में क्या लिखेंगे 1। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है उसको हम 3m या 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। फिर हमारे पास में विभाजन एल्गोरिथम विधि, जिसके द्वारा हमें HCF ज्ञात करना है। जैसे संख्या दी हुई है 420 और 130। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 420 और 130 का HCF ज्ञात करना है। एक का मान तो आ गया हमारे पास है 420, यानी जिस संख्या में भाग देना है जो बड़ी संख्या है b है हमारे पास है 130। अब हमने देखा कि 420 130 से बड़ा है तो 420 > 130। अब सूत्र है हमारे पास में a बराबर BQ + R। इस सूत्र में एक की जगह लिख दिया हमने 420 बराबर b की जगह लिख दिया 130। अब 130 का 420 में भाग कितनी बार गया 3 बार, और शेषफल बच गया हमारे पास में 30। जब तक शेषफल हमारे पास में 0 नहीं आएगा तब तक हमें स्टेप आगे चलाते रहना है। लेकिन जिस एक स्टेप कंप्लीट हो गई तो उस स्टेप में जो b का मान है वो तो बन जाएगा a का मान, और जो r का मान है वो किसका मान बन जाएगा हमारे पास में b का। 130 बराबर 30 गुणा 30 का भाग देखा हमने 4 बार गया और शेषफल बच गया हमारे पास में 10। अभी भी शेषफल 0 नहीं है तो हमने क्या किया, b की जगह a की जगह 30 ले लिया और r की जगह और b की जगह 10। तो स्टेप 3 में क्या आ गया हमारे पास में 30 बराबर 10 गुणा 3, तो शेषफल कितना बच गया 0। जिस स्टेप में हमारे पास में शेषफल 0 आएगा उस स्टेप में जो हमारे पास में b का मान होगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में हमारे पास में b का मान 0 आया था, सॉरी r का मान 0 आया था, तो यहाँ पे b का मान 10 है, तो 420 और 130 का HCF कितना हो गया हमारे पास में 10। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल लिया 867 और 255, वही एक का मान 867 हो गया और b का मान 255 हो गया हमारे पास में। अब हमने वही सूत्र अप्लाई किया, वही लिख दिया 867 बराबर 255, 255 का भाग कितनी बार गया 3 बार, तो शेषफल कितना बच गया हमारे पास में 102। अब वही जो b का मान है उसको a की जगह लेना है और r वाले को b की जगह लेना है। दूसरी स्टेप आ गई 255 बराबर 102 गुणा 2, यानी 102 का भाग 2 बार गया और शेषफल कितना बच गया हमारे पास में 51। तो कितना आ गया 102 > 51, यानी जो b का मान है वो a की जगह लेना है। अब स्टेप 3 102। अब 102 में हमने देखा कि 51 का भाग 2 बार जा रहा है, तो 51 गुणा 2, लेकिन शेषफल 0 बच गया। इसका मतलब यहीं पे हमारा भाग देना आगे बंद हो गया, क्योंकि r का मान 0 आ गया। इसका मतलब b की जगह वैल्यू b की जगह वैल्यू 0 आएगी। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो मान क्या होता है 0। तो अब इस स्टेप में हमारे पास में b का मान कितना आया 51। इसका मतलब 867 और 255 का HCF कितना आ गया हमारे पास में 51। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।